मैं तुम लोग को बताया एल मतलब क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड द इंडक्टेंस. It is also called the coefficient of the self-inductance of a coil. Any change in the current setup and induced EMF in the coil given by क्या होता है देखो, हम लोग इप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाई मतलब क्या है, एल आई होता है, फाई मतलब एल आई, तो एल को इधर रख के आई को इधर लिख दिया. अंडरस्टूड? यस सर. आई इधर लिख दिया. तो अगर मान लो आई का वैल्यू 1 हो गया, तो आई का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो ये आई का वैल्यू अगर 1 करोगे इक्वेशन 1 पे, इसमें अगर आई का वैल्यू 1 करोगे दैट मींस फाई इज इक्वल टू एल हो जाता है. फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, एल मतलब इंडक्टेंस. तो इसमें देखिए इंडक्टेंस का डेफिनेशन हम लोग मिल सकता है, सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस ऑफ ए गिवन ऑफ ए कॉइल is numerically equal to the magnetic flux linked with the coil when a unit current flows through it. क्योंकि I is equal to 1 मतलब क्या है, unit current flows through it. That means magnetic flux और inductance will be numerically equal अगर ये दोनों का अंदर में, अगर ये सर्किट का अंदर में यूनिट करंट फ्लो होता है, मतलब करंट का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा. समझ में आया? यस सर. देखो अगर फिर इक्वेशन 2 क्या होता है, इक्वेशन 2 ये होता है डी आई बाई डी टी अगर 1 लगाओगे तो, इक्वेशन 2 में तुम अगर डी आई बाई डी टी अगर तुम 1 लगाओगे तो क्या होता है कि इप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एल होता है. डी आई बाई डी टी अगर 1 होगा तो इप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एल. दैट मींस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल में बी डिफाइंड एज द, देखो अलग ढंग से कर सकता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ set up in the coil due to the unit rate of change of current. Unit rate of change of current मतलब di by dt is equal to 1, तो यूनिट वैल्यू, और di by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, उसका यूनिट वैल्यू अगर हो जाएगा दैट मींस क्या होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल इक्वल वैल्यू हो जाएगा किसका साथ, ईएमएफ का साथ, इंडक्टेंस का वैल्यू. ईएमएफ और इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल और इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इस यूनिट मतलब 1 वैल्यू होगा. तो सिंपल बात है, तुम लोग जान गया. इधर से डी आई बाई डी टी मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. इफ दिस वैल्यू इज 1 दैट मींस इप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एल, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्शन हो जाता है, इंडक्टेंस होता है. राइट? बोलो एनी डाउट? नहीं. यूनिट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, वेरी सिंपल कंसेप्ट है, दैट इज हेनरी. ऐसा यूनिट ऑफ द इंडक्टेंस क्या होता है, हेनरी होता है. तो ये जो इक्वेशन है हम लोग जानते हैं इप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है, एल डॉट डी आई डी टी. इप्सिलॉन इज इक्वल टू एल डॉट डी आई डी टी होता है. सो उसको इसके नीचे से इधर लेके आया, दैट मीन्स क्या होता है, इप्सिलॉन मतलब क्या होता है, वोल्ट. डी आई बी टी टी मतलब क्या होगा, एम्पियर पर सेकेंड, क्योंकि आई का यूनिट क्या है, एम्पियर है. बाई डी टी दैट मीन्स सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड. तो इसको तुम अगर उठाओगे तो क्या होता है, एस टू दी पावर माइनस 1 ऊपर में जाने से एस हो जाता है, ए अगर ऊपर में जाएगा तो इनवर्स हो जाता है, ए इनवर्स. तो वोल्ट
सेकेंड ए इनवर्स दैट इज 1 हेनरी। क्वेश्चन आता है डिफाइन हेनरी, मैं देखा है ये क्वेश्चन। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी if an induced EMF of 1 volt is set up. Induced EMF of 1 volt is set up in it when the current in it changes at the rate of 1 ampere per second. तो इसका अंदर में करंट क्या होता है, चेंज होते रहते हैं 1 यूनिट। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल वही होता है 1 हेनरी कब होगा, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है 1 वोल्ट। सिंपल बात है, देखो ईएमएफ है, दिस इज 1 वोल्ट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है दैट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। ये 1 और ये 1 जब हो जाएगा तो मींस क्या होता है, दैट इज 1 हेनरी। ये इक्वेशन से हम हेनरी का डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन हेनरी ये क्वेश्चन हम देखा है, एक बार नहीं काफी टाइम्स मैं दिखाया आया है बोल के। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। फिर डायमेंशन ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस जो है डायरेक्ट इसकी याद करने से हो गया। अभी ये वाला पार्ट देखो, ये वाला जो डायग्राम है इस वाले एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट सेल्फ इंडक्शन, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेगा सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस को। चलो देखते हैं। दिखे दे रहा पेज तुम लोगों को पूरा, ये डेमोन्स्ट्रेट करने जाएगा। इतना इंटरेस्टिंग है, तुम लोग घर में भी कर सकते हैं ये चीज। एक सोलिनॉइड लो, सोलिनॉइड तुम लोग बनाना कोई बड़ा बात नहीं है। एक इंसुलेटेड कॉपर वायर उसको खरीद लो, खरीद के एक पेन में उसको रैपिंग करो, स्पाइरल टाइप का रैपिंग करो, तो बन गया वो सॉलिनॉइड, राइट। अभी क्या, तो जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं, काफी क्लोजली स्पाइरल रैपिंग करो, उसका पेन को निकाल लो, सॉलिनॉइड शेप हो गया। अब क्या करेगा, ये जो इंसुलेटेड कॉपर वायर लिया है बोला सॉफ्ट आयरन कोर का बनाया, और ये सॉलिनॉइड को कहते हैं चोक कॉइल। ये जो कॉइल है इसको कहता है चोक कॉइल कहते हैं, समझे। दिस इज द सर्किट, इसको सॉलिनॉइड बनाया और इसको किसका लिया है, सॉफ्ट आयरन कोर का। मैं सेल्फ इंडक्शन का एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है तुम लोगों को। अभी इसका साथ क्या किया है, ये सॉलिनॉइड को सीरीज में बैटरी का साथ करो और एक रियोस्टेट लगाओ। रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं लगाने से भी हो जाता है। घर में करने के लिए तुम रियोस्टेट कहां से मिलेगा, फिर रेगुलेटर खरीदना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एनीवे, तो इधर एक स्विच लगाओ, स्विच के जगह में 2 तार को जस्ट कनेक्ट कर सकता है, ये छोड़ सकता है। तो ये वाला जो पार्ट है, अभी क्या था, ये बैटरी है। अभी इसका साथ ये जो चोक कॉइल है, इसका साथ क्या करेगा कि बल्ब को पैरेलली लगाओ। इसमें एक बैटरी लगाया मानो, और ये इसका साथ क्या करेगा, सॉलिनॉइड का साथ एक बल्ब लगाओ जिसका मान लो 6 वोल्ट बल्ब होता है, और इसका साथ कॉइल का साथ सीरीज में लगा दो बैटरी को। और क्या लगाओगे, रियोस्टेट लगाओगे, और इसमें टैपिंग की लगाओगे। अभी रियोस्टेट जो है, रियोस्टेट से क्या करेगा कि रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके तुम लोग देखो कॉइल थ्रू करंट को पास कराओगे, तो कॉइल थ्रू करंट जैसे पास होगा सो बल्ब थ्रू भी करंट पास होगा, क्योंकि स्विच ऑन है, टैपिंग की है। तो उसको जब टैपिंग की को ऑन करोगे मतलब क्लोज करोगे,
उसका तो देखोगे कि करंट फ्लो हो रहा है, और बल्ब क्या करता है, ग्लो कर रहा है। तो क्या करेगा, एक चीज देखो, ऐसे करके एडजस्ट करके रियोस्टेट को, कि इधर से करंट फ्लो कर रहा है तो, और रियोस्टेट से तुम रेजिस्टेंस को बढ़ाते रहोगे, बढ़ा के ऐसे करोगे कि करंट फ्लो कॉइल थ्रू भी हो रहा है, एज वेल एज बल्ब में तुम देखोगे थोड़ा सा बल्ब जलने से हो गया, ज्यादा वोल्टेज में हाई ब्राइटली नहीं जलना है, थोड़ा सा जस्ट जला हुआ है उसको पता चल रहा है। रेजिस्टेंस तुम अगर हाई करोगे तो सर्किट में करंट कम फ्लो होगा। तो इस ढंग का रेजिस्टर रियोस्टेट को एडजस्ट करो। तो ये अगर रियोस्टेट एडजस्ट करोगे तो क्या हो जाता है, तुम जस्ट देखो कि बल्ब जस्ट फेंटली जल रहा है, मतलब बहुत कमती अमाउंट में जल रहा है। अब क्या होता है, और टैपिंग की ऑन, समझ में आया? अगेन आई एम टेलिंग, कॉइल का साथ बैटरी रियोस्टेट रेजिस्टेंस सीरीज में है, और इसके बीच में कनेक्ट करके बल्ब लगाओ। बल्ब और कॉइल क्या होता है, ये सीरीज में है, और ये दोनों का साथ सीरीज, बल्ब और कॉइल क्या है, पैरेलल में है, और इसमें सीरीज में क्या रखा हुआ है, ये दोनों का साथ सीरीज में क्या रखा हुआ है, बैटरी एज वेल एज रियोस्टेट। रियोस्टेट मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा के ऐसा कर दिया, बल्ब थोड़ा सा ही जल रहा है, जस्ट जला हुआ है वो पता चलने से ही हो गया। आप स्विच को ऑन करके रखो, स्विच ऑन करके तुम देखोगे कि बल्ब थोड़ा सा, स्विच ऑन करके रेजिस्टेंस को कंट्रोल करो, नहीं तो जलेगा ही नहीं बल्ब। टैपिंग की जो है, स्विच को ऑन कर दिया, ऑन करके तुम रियोस्टेट थ्रू करंट को एडजस्ट करो। करंट कैसे एडजस्ट करेगा, देखोगे कि बल्ब जितना मिनिमम हो सके उतना जलने से ही काफी, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, मिनिमम। तो मैं जला दिया, समझ में आ रहा है? इनिशियल केस, स्विच ऑन किया है, बैटरी ऑन किया है, रियोस्टेट से रेजिस्टेंस बढ़ा के बल्ब को मिनिमम में जलाने का कंडीशन में लेके आ गया। बल्ब और कॉइल पैरेलल है, और ये दोनों का साथ सीरीज में रखा हुआ है बैटरी और रियोस्टेट को, बस इतना ही है। ये पार्ट क्लियर? Yes, sir. अब क्या करेगा, जब स्विच को मैं ओपन कर दूंगा, मतलब ये टैपिंग स्विच है, इसको मैं रिलीज कर दिया, स्विच को ऑफ कर दिया, तो यू विल ऑब्जर्व जब करंट फ्लो कर रहा था ना, ये तो कॉइल है, इसमें क्या होता है, करंट फ्लो हो रहा था, इधर से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा था, उसमें क्या होता है कि एक बैक तुम्हारा ईएमएफ क्रिएट होता है। तुम लोग जानते हैं, कोई कॉइल थ्रू अगर करंट फ्लो कराओगे, चेंज इन करंट मतलब क्या, उसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस करते हैं, और इंड्यूस ईएमएफ मतलब इंड्यूस्ड करंट आल्सो। अब जैसे तुम ये की को रिलीज कर दिया, मतलब ऑफ कर दिया, तो क्या हो जाता है बोलो तो, साथ साथ क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैं जैसे दिखाया था पहले वाला पेज पर, स्विच को ऑफ कर देने से क्या होगा, इंड्यूस करंट जो डायरेक्शन था वो डायरेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम के चला जाएगा, रिलीज हो जाता है, ड्रेन्ड आउट हो जाता है। तो इसमें भी सेम केस होगा, जैसे तुम स्विच ऑफ करोगे, मतलब टैपिंग की को रिलीज कर दिया, मतलब स्विच ऑफ, तो साथ साथ क्या होगा, इधर से तुम करंट फ्लो हो रहा था इनिशियल केस, और इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होना था, दिस डायरेक्शन इज द इंड्यूस करंट। जैसे तुम उसको स्विच को ऑफ कर दिया, मतलब सर्किट ब्रेक, बैटरी से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, साथ साथ ये कर रहा है इंड्यूस करंट, इसमें जो करंट फ्लो हुआ था वो क्या हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, अभी वो रिलीज करना शुरू कर रहे हैं, और रिलीज करके क्या होता है, बैटरी बल्ब देखेगा अचानक ब्राइटली जल गया, जल के क्या होगा, देखो बल्ब ऑफ हो गया। इसका मतलब क्या है, जो इंड्यूस्ड करंट, उसमें जो करंट उसमें इंड्यूस्ड हुआ था वो बैटर बल्ब थ्रू रिलीज होकर निकल गया, वो बल्ब थ्रू रिलीज होकर निकल गया। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है ऑफ सेल्फ इंडक्शन का। बोलो एनी डाउट?
सर हाँ बोलो। सर जब इंड्यूस करंट जो खत्म हो गया ना, मतलब कि डायरेक्शन उसका बदल गया, तो सर बल्ब का सब क्या हुआ? क्योंकि जब इंड्यूस्ड करंट बदल गया, माने जब इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस नहीं हो पा रहा था, जब इंड्यूस्ड करंट जब देख रहा है और उसमें इंड्यूस्ड करंट नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाता है, वो ये जो इंड्यूस्ड करंट जब रिलीज हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट जब रिलीज हो रहा था उस समय वो इंड्यूस्ड करंट पास हो रहा था बाल्ब थ्रू, करंट तो सर्किट थ्रू पास हो गया ना, स्विच तो ऑफ है, बैटरी कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो करंट इंड्यूस हो रहा था अभी वो रिलीज होगा, अभी जब रिलीज हो रहा था वो बाल्ब थ्रू रिलीज हो रहा है। मतलब बल्ब को जाके अच्छे से जला दिया। हाँ अचानक जला दिया, इंड्यूस करंट को ऐसे जला है, एंड देन बल्ब गोज आउट, बंद हो गया। फिर फॉर ए मोमेंट में तुम देखो बल्ब फ्लैश कर दिया, मतलब थोड़ा सा मोमेंट ब्राइट हो गया, साथ साथ वो बंद हो गया। सर मतलब कि वो सर्किट में पूरा घूम के वापस बल्ब का पास जाएगा ना? एग्जैक्टली देखो हम अगेन आई एम शोइंग यू, जब सर्किट ऑन था तब इंड्यूस्ड करंट जो बन रहा था उसका डायरेक्शन क्या था, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, क्योंकि सर्किट का करंट का डायरेक्शन क्या है, यूनोइड पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन क्या है, ये होगा। जब तुम सर्किट को ऑफ कर दिया, मतलब स्विच को ऑफ कर दिया, इसका कोई काम नहीं है, ऑफ हो गया ना, ये जो बैटरी का जो करंट है वो बंद हो गया, स्विच ऑफ कर दिया, तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट प्रोडक्शन हुआ था वो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साथ साथ घूम जाएगा इधर से इधर, और घूम के वो बैटरी थ्रू पास होकर निकल जाएगा, और जो करंट में इंड्यूस किया था वो करंट बल्ब थ्रू निकल के जाएगा, तो बल्ब इसीलिए क्या हो गया, फॉर ए सेकेंड, फॉर ए मोमेंट, सेकेंड भी वो नहीं बोलेगा, सेकेंड से भी कम थी समय, फॉर अ मोमेंट वो ब्राइटली ग्लो करके फिर बंद हो जाएगा, मतलब कि जो करंट इंड्यूस हुआ था वो बल्ब थ्रू पास हो गया, करंट को खत्म हो गया। सर पर वो ये डायरेक्शन से बल्ब के पास कैसे जाएगा? क्या डायरेक्शन में? अभी जहाँ पर एरो है रेड कलर का। हाँ तो जब इधर जा रहा है फिर वो साइड तो इधर जाएगा ना। और तो फिर इधर से फिर वो बल्ब का पास लगेगा रुक जाओ दिखा रहे हैं हम, या स्विच से पास होगा? स्विच वो स्विच तक जाएगा ही नहीं, हो इधर से पास हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो गया ना, अभी तो स्विच तो ये साइड में है, ये पार्ट तो डिस्कनेक्ट, ये स्विच लगाने का, स्विच ऑन रिलीज कर दिया मतलब स्विच ऑफ कर दिया, मतलब क्या है, ये पार्ट तो डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये पार्ट तो जाएगा ही नहीं, हो इंड्यूस करंट इधर से जाएगा ही नहीं, और बल्ब थ्रू क्या होगा, करंट बल्ब थ्रू जाके खत्म हो गया, इसीलिए तो बल्ब ग्लो कराते थे फॉर ए मोमेंट, समझ गए, ये हाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जाके देखे स्विच ब्रेक है, कोई फायदा नहीं है, इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, घूम के बल्ब को फॉर मोमेंट के लिए ब्राइट करके फिर बंद कर देते हैं, और ब्राइट होना तो करंट उसमें कंजम्पशन हो गया ना। हाँ सर समझ गया। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन प्लीज? सर हाँ बोलो। सर तब तो सर स्विच स्विच ऑफ करने से बल्ब नहीं जलेगा, स्विच ऑन करने से स्विच ऑफ करने से जलेगा बल्ब। स्विच जब ऑन करोगे तब बैटरी करंट का वजह से बल्ब जलेगा, स्विच जैसे ऑफ कर दोगे, मैं जब स्विच ऑन किया था बैटरी करंट का वजह से बल्ब जलेगा, लेकिन मैं क्या करते हैं रियोस्टेट यूज किया है, सो रियोस्टेट को थोड़ा बढ़ा के रखा है, सो सर्किट में कमती करंट फ्लो हो रहा था, इतना ही बढ़ा के रखा है, बल्ब जस्ट जल रहा है उतना कंडीशन तक, मतलब थोड़ा सा ही जल रहा है, देख के लग रहा है हाँ ये लो, जैसे लो वोल्टेज में लाल बल्ब जलता है ना, वोल्टेज लो जैसे हो जाता है ना, देखा है ना वोल्टेज लो का जब बल्ब ग्लो करते हैं, ऐसे तो मैं जब रियोस्टेट बढ़ा के रखेगा, मतलब सर्किट में करंट फ्लो कम थी होने के लिए रियोस्टेट को बढ़ा के रखेगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये, तो बढ़ा के जब रख दिया, सो तब क्या होता है बल्ब जस्ट ग्लो कर रहा है इतना ही पता चलेगा, थोड़ा सा स्विच ऑन है तो करंट फ्लो हो रहा है, कुछ समय चलने दिया तो करंट फ्लो का जब वैल्यू चेंज होता रहता है, तो कॉइल में क्या होता है इंड्यूस्ड करंट होता है,
जैसे तो स्विच ऑफ कर दिया तो ये पार्ट में ये रीजन मतलब दिस रीजन तो ब्रेक हो गया ना, स्विच ऑफ हो गया तो इसमें जो इंड्यूस करंट हुआ था उसका डायरेक्शन क्या कर लिया, चेंज कर लिया, और इंड्यूस करंट इसका थ्रू जाके बल्ब में घुसेगा तो बल्ब को फॉर ए मोमेंट उसको ग्लो कराएगा ब्राइटली, क्योंकि ये सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है ना, ये सर्किट में रेजिस्टेंस है नहीं है, तो इसीलिए फॉर ए मोमेंट बल्ब को ग्लो कराएगा फिर बंद हो जाएगा, तो करंट कंज्यूम हो गया इधर। समझ में आया? yes, sir. एनी क्वेश्चन प्लीज? सर सर जब हम लोग लाइट बंद करते हैं ना अचानक, हाँ, तो लाइट जो बल्ब जो थोड़ा देर तक जलते रहते हैं वो क्या यही है? कभी कभी होता है ना, लाइट जब बंद कर स्विच जब ऑफ कर दिया तो बल्ब थोड़ा सा जलते रहते हैं थोड़ा देर के लिए। हाँ, हाँ, तो यही कंसेप्ट है ना वो? हाँ, ये कंसेप्ट है। Yes, sir. ठीक है, लॉन्ग टाइम मान लो तुम लाइट को जला के रखा था, स्विच ऑफ Yes, कर sir. रहा है, थोड़ा बहुत जलाने से लॉन्ग टाइम जल रहा था, तो स्विच ऑफ करके रखा है, तो देखा थोड़ा सा समय हो ग्लो करके फिर बंद हो जाता है। Yes, sir. Any question from anyone, please? तो चलो हम ये करते हैं, प्रोसीड करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लॉन्ग सोलिनॉइड। मान लो एक लंबा सोलिनॉइड लिया है हम ऑफ लेंथ एल, जिसमें रेडियस है आर, और आर का वैल्यू डेफिनेटली जो लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड है उससे काफी कम है, वी नो इट, क्योंकि रेडियस ऑफ द वायर तो बहुत नेग्लिजिबल होता है देन द लेंथ ऑफ द वायर, एंड हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसका टर्न्स कितना है, n टर्न्स है पर यूनिट लेंथ पर। इफ अ करंट I flows through the coil, अगर एक करंट फ्लो होता है I flow through the coil, so magnetic field inside the coil is almost constant। अगर I करंट फ्लो होगा तो उसका और n टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला हम लोग पहले ही देखा है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। पहले वाले चैप्टर में इसको डिराइव भी किया था हम लोग। Yes, sir. सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं B इंटू ए, फाई इज इक्वल टू B इंटू ए हम लोग जानते हैं। तो B का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट NI इंटू ए, और A मतलब क्या है, दिस इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलिनॉइड। So magnetic flux linked with the entire solenoid is equal to phi is equal to flux linked with each turn, मतलब which one, मतलब this value will put here, and then क्या होता है, total number of turns, total number of turns मतलब क्या होता है, पर यूनिट में अगर n टर्न्स होगा, 1 यूनिट में n टर्न्स होगा तो 2 यूनिट में कितना टर्न्स होगा, 2 3 यूनिट्स में कितना टर्न होगा, 3 L यूनिट में कितना टर्न होगा, N turns. तो ये NL हो गया। सो दैट मीन्स क्या हो जाता है, देखो म्यू नॉट N स्क्वायर L AI, म्यू नॉट N स्क्वायर L AI। तो फाई मतलब क्या होता है, फाई मतलब हम लोग जानते हैं LI, जानते हैं ये चीज हम लोग। दैट मीन्स
इसमें देखो अगर मैं ये फाई का जगह में एल एंड देन आई को बैठाओगे तब क्या होगा, ये आई कट के आई और ये आई कट जाता है तो क्या बन जाता है अल्टीमेटली, देखो ये बन जाता है ना L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। अंडरस्टूड? सर हाँ बोलो। तो फाई इज इक्वल टू एल आई हम लोग कहाँ पढ़ा था? फाई इज इक्वल टू एल, फाई मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स। एल मतलब क्या है, लेंथ। सॉरी लेंथ। कैपिटल एल मतलब क्या है, अभी पढ़ा था मैं। वो सर वो कांस्टेंट है। इंडक्टेंस कहते हैं, भूलो मत। नेक्स्ट चैप्टर में एलसीआर सर्किट है तो उसमें एल मतलब लेंथ बोलने से नहीं होगा, एल मतलब इंडक्टेंस। फाई इज इक्वल टू एल आई, ये फॉर्मूला है। फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एल मतलब होता है इंडक्टेंस या फिर सेल्फ इंडक्टेंस। देखो इसमें मैं पढ़ रहा था ना, ये है एल, इसका दो ढंग का हम लोग डेफिनेशन भी पढ़ा है। तो कोई इंडक्टेंस का साथ तुम अगर आई को इंटू करोगे दैट मीन्स आई एम गेटिंग 5। सर समझ गया। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, देखो एल का वैल्यू तो इसमें देखो ये एल आई पुट कर दिया, सो एल का वैल्यू क्या आ गया, दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। अगर ये होगा तो एन मतलब हम लोग क्या जाना था, एन मतलब हम लोग क्या जानता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एल मतलब क्या होगा, टोटल लेंथ, स्मॉल एन मतलब टोटल लेंथ एंड दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, जो इसमें मैंने लिखा है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन एन मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल एन। कैपिटल एन हो गया, एन मतलब हम लोग लिख सकते हैं एन बाई एल, बताओ लिख सकते हैं या नहीं। यस सर। तो इसीलिए एन स्क्वायर का जगह में तुम एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये एन स्क्वायर का जगह में कैपिटल एन स्क्वायर बाई स्मॉल एल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्मॉल एन अगर एन बाई एल होगा तो एन स्क्वायर कितना होगा, एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर होगा ना। यस सर। सो अगर इसका नीचे एल स्क्वायर आ जाएगा तो ये एल स्क्वायर और इसमें जो एक एल था, ये जो एल था और इसमें क्या था, एन को हम एन स्क्वायर का जगह में कैपिटल एन स्क्वायर और स्मॉल एन स्क्वायर लिखा है। तो ये दोनों को क्या करेगा, कटना पड़ेगा तुम्हें, कट के इसमें एल लिखोगे। यस सर। सो दैट्स व्हाई ये आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं। क्लियर है या नहीं है, बताओ। सर हाँ बोलो। सर वो एन एल इज इक्वल टू एन वाला को फिर से थोड़ा बोल दे दो। मतलब एन मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यस सर। 1 मीटर में मान लो एन नंबर ऑफ टर्न्स है, 2 मीटर में कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा, 1 मीटर में एन नंबर ऑफ टर्न्स है, 2 मीटर में कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा, 3 मीटर में कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा, 4 में कितना होगा, एल मीटर में क्या कितना होगा टर्न्स, एन एल दैट इज इक्वल टू कैपिटल एन। कैपिटल एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अंडरस्टूड। ठीक है सर।
सो दैट मीन्स n का जगह में n बाई एल लिखा है, तो इसको स्क्वायर करके n स्क्वायर मतलब क्या होगा, कैपिटल N स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और इसका पास में l था, मैं जो दिखाया था ये l था और इसमें स्क्वायर था, तो इसको काट दिया, l हो गया। समझ गए? अल्टीमेटली ये बन गया। अब देखो कैपिटल L इज इक्वल टू, अगर ये वैल्यू होगा तो इफ द कॉइल ओन्ड ओवर अ मटेरियल जिसका मैग्नेटिक परमेबिलिटी है म्यू आर, सॉरी, जिसका मैग्नेटिक परमेबिलिटी है म्यू आर, सो म्यू आर को मुझे जो मटेरियल पे मान लो सॉफ्ट आयरन जो है उसका मैग्नेटिक परमेबिलिटी लिखा हुआ है कि म्यू आर है, तो ये जो इक्वेशन है इसका साथ में मैं म्यू आर इंटू करूंगा ये इक्वेशन का साथ, एज वेल एज मैं इसका साथ भी म्यू आर इंटू करेगा, क्योंकि उसका मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी इंटू करना है, क्योंकि इट फैक्टर्स, इट डिपेंड्स। बोलो एक लॉजिक क्लियर है कि नहीं? सर म्यू आर वाला समझ नहीं आया। तुम जो कॉइल यूज करोगे उसका मैग्नेटिक परमेबिलिटी तुम्हें दिखना पड़ेगा ना, यस सर। सो इसलिए म्यू आर लिख रहे हो तुम ये सर्किट में, इसीलिए तुम म्यू आर को इंटू कर रहे हैं। तो म्यू आर मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तुम जानते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी काम क्या है, कितना फोर्स में वो लोग अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, डिटरमाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। यस सर। तो इसीलिए ये जो इंडक्टेंस बन रहा है सॉरी, तो ये इक्वेशन के साथ म्यू आर को इंटू करना पड़ेगा, एज वेल एज इसका सब भी इंटू करना पड़ेगा, दोनों तो सेम ही इक्वेशन है। यस सर। कर दिया मैं, तो ये वैल्यू हो जाता है। इतना तक क्लियर है? बोलो किसका डाउट है? सो अभी क्या होता है, फैक्टर्स ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स, किसका ऊपर डिपेंड करता है फैक्टर्स? वेरी सिंपल, ये देख के ही पता चल रहा है, ये वाला जो पार्ट है इसको देख के ही पता चल रहा है किसका ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है नंबर 1 n स्क्वायर का ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स का ऊपर, इक्वल में है, और किसका ऊपर होता है, ए का साथ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलिनॉइड डिपेंड करता है। तो हम लोग जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो इंडक्टेंस बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स घटाओगे तो इंडक्टेंस घटेगा, राइट? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। फिर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ेगा, क्योंकि तो ऊपर में है, दोनों ही सेम लाइन में है, सो अगर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, सो एल मतलब क्या है, इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस बढ़ेगा। सिमिलरली अगर म्यू आर मतलब क्या होता है, म्यू आर का साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर मैग्नेटिक परमेबिलिटी बढ़ेगा तो इंडक्टेंस भी बढ़ेगा, ये कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है फैक्टर्स ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स। ये क्वेश्चन करके पूछ लिया, वो लोग समझ जाएगा, तुम अगर आंसर सही से दे पाओगे वो लोग समझ जाएगा कि ये फॉर्मूला तुम जानते हो। फिजिक्स में क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन देके वो लोग पता चल जाता है कि 4-5 क्वेश्चन का आंसर तुम जानते हो कि नहीं होता है। छोटा क्वेश्चन दे दिया, वो क्वेश्चन अगर तुम बोल पाओगे दैट मीन्स तुम ये बाकी सारे सराउंडिंग्स जो हो सकता है उसको भी तुम जानते हो।
इसलिए फिजिक्स वही है, डेप्थ से पढ़ना है, डेप्थ अगर नहीं जाओगे मुश्किल। सो फेनोमेना एसोसिएटेड विथ सेल्फ इंडक्शन जो है। सर हाँ बोलो। सर 2 मिनट रुकिएगा, हम थोड़ा बाथरूम जाकेगा। So phenomena associated with the self induction, phenomena associated with self induction जो होता है that is sparking, जिसका बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका है, राइट। बाकी जो फिनोमेना उसको नहीं पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसको पढ़ने से ही काफी। स्पार्किंग। नेक्स्ट पार्ट हम लोग आ जाता है म्यूचुअल इंडक्शन पर, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन पर पड़ेगा। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? इट इज द फेनोमेना of production of induced EMF in one coil due to change of the current in the neighboring coil. Very interesting चीज है ये। Mutual induction is very much interesting. So क्या होता है? Mutual induction is the phenomena of production of induced EMF in one coil due to a change of current in the neighboring coil. मतलब ये होता है induced EMF एक कॉइल में है। सेल्फ इंडक्शन से देखो म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है? एक ही सर्किट का अंदर है। सेल्फ इंडक्शन में एक ही सर्किट का अंदर में वो है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है? मल्टीपल सर्किट का काम होता है, दो सर्किट में। सेल्फ इंडक्शन में एक ही सर्किट में वो इंड्यूस करंट होता है। म्यूचुअल इंडक्शन हम लोग देखेगा उसमें दो सर्किट, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर हो रहा है। देखो इंटरेस्टिंग, कितना इंटरेस्टिंग है। ये वाला पार्ट जो दिखा रहा है, ये वाला सर्किट में स्विच ऑफ है अभी। इसमें देखो कि ये बैटरी है, बैटरी थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन है। तो इसका वजह से इसका थ्रू ये कॉइल रखा हुआ है, कॉइल थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। इसका वजह से अगर ये करंट को वैल्यू चेंज होगा तो उसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स निकल, सॉरी, करंट फ्लो होना मतलब उससे मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है। एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द सर्किट, एज वेल एज ये जो फ्लक्स निकल के गया था, ये जो फ्लक्स निकल के गया है तो ये इसका साथ देखो, ये सर्किट का साथ ये सर्किट का कोई टच नहीं है। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स इसका थ्रू पास हो रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसका थ्रू पास हो रहा है, कोई टच नहीं है। लेकिन तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ करता है, एज वेल एज इसमें भी इंड्यूस करेगा ईएमएफ। और ये सर्किट में अगर ईएमएफ इंड्यूस करेगा तो करंट भी इंड्यूस्ड होगा, है कि नहीं बोलो? ये जो पार्ट है, इधर से करंट फ्लो हो रहा है, इधर से करंट फ्लो होने की वजह से, इधर से करंट फ्लो होने की वजह से इसमें करंट जब चेंज होता है उस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना मतलब क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस करते हैं ये सर्किट में, एज वेल एज उसका सामना सामने एक सर्किट है उसका थ्रू भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स पास होना मतलब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, एज वेल एज करंट भी इंड्यूस होता है, एज वेल एज इसमें करंट भी इंड्यूस होता है। और करंट इंड्यूस होना मतलब ये गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है, और गैल्वेनोमीटर क्या करता है?
डिफ्लेक्टर तुम पता कैसे चलेगा इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है? तुम देखो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसमें कहते म्यूचुअल इंडक्शन का कांसेप्ट आ गया ना। स्विच ऑन करने के साथ साथ करंट फ्लो हो रहा है। चेंज इन करंट मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड इंडक्शन, ईएमएफ इंड्यूस्ड मतलब ये कॉइल में भी हो रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ एज वेल एज उसका नेबरिंग कॉइल में भी हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो क्रॉस्ड थ्रू द नेबरिंग। उसमें इन्फ्लक्स चेंज की वजह से उसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है एज वेल एज ईएमएफ एज वेल एज इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट मतलब वो फ्लो करके जा रहा है एंड यू विल सी कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करना मतलब इसमें करंट आ गया। जैसे ही स्विच को ऑफ कर दोगे, स्विच को ओपन कर दोगे, तो गैल्वेनोमीटर यू विल सी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं करेगा, मतलब इसमें करंट नहीं आ रहा। समझ में आया? यस सर। यस सर। इट इज मोर इंटरेस्टिंग। उसमें एक ही सर्किट है, वैसे दो सर्किट है। ये कहानी इसमें लिखा हुआ है पढ़ लेना बाद में। सर हाँ बोलो। मैग्नेटिक फ्लक्स पास कैसे करेगा? इधर से निकल रहा है ना मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो तो बाहर पे निकल रहा है ना। इसका थ्रू पास हो रहा है ना, ये तो एयर में है, बीच में तो कुछ खाली है डायरेक्ट, तो इससे कनेक्टेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसी देखो ना, मैं बोला था ना कि कोई भी करंट वायर थ्रू सॉरी कोई वायर थ्रू अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, उसका चारों तरफ में मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। मैं समझा था ना, तो वही है कंसेप्ट। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, अभी उसके सामने तुम अगर दूसरा कुछ कॉइल को रखोगे और वही मैग्नेटिक फ्लक्स वो कॉइल थ्रू पास होगा, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब उसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। समझ गए? हाँ। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी प्लीज? अभी तक कोएफिशिएंट ऑफ द मैग्नेटिक, हाँ कुछ बोल रहा था कोई, बुशरा कुछ बोल रहा था क्या? नो सर बोलने जा रहा था। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? देखो हम लोग जानते हैं फाई इज प्रोपोर्शनल टू द आई, हम लोग पहले ही पढ़ चुका है ये। सो इज इक्वल टू करेगा तो एम, एम मतलब क्या है? दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और जिसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस का किससे डिनोट करता था? एल से। म्यूचुअल इंडक्शन का किससे डिनोट कर रहा है? एम से डिनोट कर रहा है, ऑफ द टू कॉइल्स। तो ये अगर होगा, दैट मीन्स क्या होता है कि अभी एनी चेंज इन द करंट आई सेट अप द इंड्यूस्ड ईएमएफ, और देखो इप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये फॉर्मूला हम लोग पहले से ही पढ़ के आया, इज इक्वल टू माइनस एम डॉट डी आई बाई डी टी। अगर ये हो गया सो फाई का जगह में हम लोग क्या लिख दिया? एम आई, एम बाहर और आई अंदर, डी आई बाई डी टी। अगर इक्वेशन वन में, जो इक्वेशन वन उसमें आई का जगह में अगर वन लगाओगे तो फाई इज इक्वल टू एम होता है। दैट मीन्स क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज न्यूमेरिकल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the one coil when a unit current passes through the other coil। प्रीवियस जैसा ही है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? टू कॉइल्स का, दैट इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर इसका अंदर से यूनिट करंट मतलब वन यूनिट करंट फ्लो होगा, आई अगर वन हो जाएगा, अगर वन यूनिट करंट फ्लो होगा, दैट मीन्स क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू न्यूमेरिकल इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। फिर इसमें देखो इक्वेशन टू में तुम अगर वन बैठाओगे, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, अगर वन बैठाओगे तो इप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एम, इप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एम हो गया।
डी बाई डी टी में तुम अगर 1 बैठाओगे तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस को यू कैन से अनदर वे, द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट अप इन वन कॉइल, induced EMF set up in one coil when the current in the neighboring coil changes at unit rate. देखो करंट अगर ये तो रेट ऑफ करंट चेंजेस करंट GI बाई dt, ये अगर यूनिट रेट में चेंज होगा सो क्या होता है कि फाई इजिकल टू एम और इस पे इप्सिलॉन इजिकल टू माइनस एम, राइट? क्लियर है ये पार्ट? यस सर। सो यूनिट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो गया? दैट इज 1 हेनरी। तो हेनरी का डेफिनेशन देखो इसमें भी है, इन रेस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखो अगर बोल रहे इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इज सेट अप इन वन कॉइल, ईएमएफ अगर वन कॉइल सेटअप अगर 1 वोल्ट होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, सो करंट इन द नेबरिंग कॉइल चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर। तो ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये क्या होता है? इप्सिलॉन मतलब ईएमएफ। तो ये 1 वोल्ट और ये 1 एम्पियर पर सेकंड अगर होगा, दोनों ही 1 होगा, दैट मींस मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस के कितना होगा? 1 हेनरी हो जाएगा ना। सॉरी, समझ में आ रहा है हेनरी का डेफिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस? कोई डाउट है? बताओ मुझे। समझ में नहीं आ रहा है ना? नहीं। ये फॉर्मूला क्लियर है? कहां से आया ये फॉर्मूला? यस सर। यस सर। अनंतिका ये फॉर्मूला कहां से आया? समझ में आया? ऊपर से ना। ये जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। दिस वन इप्सिलॉन इज इक्वल टू m इनटू डी बाई dt। तो ये डी बाई dt इप्सिलॉन के नीचे चला जाता है, तो m इज इक्वल टू क्या होता है? इप्सिलॉन बाई डी आई dt दैट इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो आया इप्सिलॉन और डी बाई dt इसका नीचे चला गया था। तो अगर इप्सिलॉन ईएमएफ जो है जिस 1 वोल्ट और डी बाई dt अगर 1 हो जाएगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा? 1 हेनरी। तो वही बोला है, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर 1 वोल्ट होगा और करंट चेंजिंग अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड होगा, दैट मींस वी कैन से दिस इज 1 हेनरी। अल्टीमेटली क्या होता है? ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट को इनवर्ड में लिखा है। देखो ये पार्ट को इप्सिलॉन को 1 वोल्ट कर दिया। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना होता है? एम्पियर पर सेकेंड। 1 करोगे तो अल्टीमेटली क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ एन क्या होगा? 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, दैट इज 1 हेनरी। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। किसी का कोई भी तकलीफ है तो बताओ। सर हाँ जैसे कि आप बोले ना 100 डिफाइन करने एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है? सॉरी तो मतलब एग्जाम में आते हैं कि डिफाइन 100 टाइप क्वेश्चंस जो हाँ तो अगर वो डिफाइन 100 बोलेगा तो हम सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करेगा कि म्यूचुअल कुछ भी अगर नहीं बोलेगा इन टर्म्स ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर इन टर्म्स ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस, अगर कुछ भी नहीं मेंशन करेगा तुम कुछ भी लिख सकते हो। अगर बोल देगा कि डिफाइन हेनरी इन रेस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तब तुम्हें ये लिखना पड़ेगा। समझ में आया?
नेक्स्ट पार्ट आता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सॉलिडॉइड्स कैसे होता है, देखो। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सॉलिडॉइड्स क्या होता है, देखो। दो तो सॉलिनॉइड क्या किया है, कोएक्सियल सॉलिनॉइड S1 एंड S2, मतलब क्या होता है, रैपिंग करके रखा है एक दूसरे का ऊपर, देखा है। दो तो सॉलिनॉइड है, एक ये जो कंटिन्यूअस लाइन जो है दिस इज S1, जो डिस्टिंक्ट लाइन है दैट इज S2। समझ में आ रहा है, डॉटेड लाइन है, दो तो सॉलिनॉइड है। तो L ईच सॉलिनॉइड का लेंथ कितना है, L हर एक सॉलिनॉइड का एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कितना होता है, R1 एंड R2। रेडाई होता है R1 और R2 होता है। जो सॉलिनॉइड का जो सर्कल बन रहा है ना, इसका रेडियस क्या होता है, एक का होता है R और दूसरा का R2। सो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द इनर सॉलिनॉइड क्या होता है, S1 इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर, A इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर। अगर ये हो गया N1 N2 number of turns in the solenoid, N1 is the number of turns of the first solenoid and N2 is the number of turns of the second solenoid. अभी we pass a time varying current, time varying current मतलब क्या होता है, टाइम का रेस्पेक्ट पे करंट फ्लो कितना हो रहा है, I2, माने उसका करंट का रेस्पेक्ट, टाइम का रेस्पेक्ट, टाइम वेरिंग करंट मतलब टाइम का रेस्पेक्ट पे करंट का वैल्यू चेंज होते रहते हैं। थ्रू S2 थ्रू अगर पास कराओगे, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इनसाइड S2 ड्यू टू I2 इज B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2। B2 इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट N2 I2। ये फॉर्मूला हम लोग पहले ही मिला था। तो B2 जो मैग्नेटिक फील्ड है, S2 का जो सॉलिनॉइड है उसका वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है दैट इज B2। अब B2 मतलब क्या होगा, म्यू नॉट N2, मतलब तुम लोग जानता है N2 मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I2 मतलब क्या होता है, करंट फ्लोइंग। और N2 मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स अगर पर यूनिट लेंथ होगा, सो N2 का जगह में हम कैपिटल N2 बाई L लिख सकते हैं। तो देखो हम N2 का जगह में कैपिटल N2 बाई L लिख सकता है। इफ रिक्वायर्ड आई विल राइट, जस्ट मेंशन करके रखा है मैं। समझ गए इतना तक? Yes, sir. अभी phi1 मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या है, इसमें ये S1 सॉलिनॉइड में जो phi1 मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा है, S1 सॉलिनॉइड जो phi1 फ्लक्स मिल रहा है वो किसका वजह से मिलेगा, डेफिनेटली S2 का वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा है। किसका वजह से मिलेगा, डेफिनेटली S2 का वजह से मिलेगा। S2 सॉलिनॉइड का वजह से S1 सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा है, इसीलिए phi1 इसका हम लोग लिख रहा है B2 A N1। A मतलब सॉलिनॉइड, फर्स्ट सॉलिनॉइड का जो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द फर्स्ट सॉलिनॉइड। और B2 क्यों, B2 बेसिकली S2 का वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। सर यहाँ में म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है ना? हाँ डेफिनेटली, हम म्यूचुअल इंडक्शन कर रहा है तो एक का वजह से दूसरा का होगा ना। हाँ। तो S1 का वजह से S2 हो रहा है। S2 का वजह से S2 का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आके कनेक्ट हो रहा है S1 पे, S2 का वजह से S1 पे हो रहा है। तुम उल्टा बोल रहे हैं। S2 का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B2,
Yes. अब B2 मैग्नेटिक फील्ड का वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स आके कहां पे घुसेगा? S1 पे घुसेगा। तो S1 में फर्स्ट क्या दिखेगा? उसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, दैट इज A, नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज N1, मैग्नेटिक फील्ड किसका लेगा? S2 का लेगा, दैट इज B2। Yes, sir. अगर ये हो गया दैट मीन्स क्या होता है? देखो ये आने का बाद B2 का वैल्यू कितना था? ये वाला वैल्यू है, दिख रहा है B2 का वैल्यू, और ये V2 का वैल्यू मैं इधर पुट कर दिया। जब मैं पुट कर दिया जब तो M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 with respect to coil 2, mutual inductance of the coil 1 with respect to coil 2, that is called M12। तो क्या होगा? phi 1 by I2 होता है। हम लोग phi is equal to Li देखा है, तो इसमें M12 जो है किसका वजह से हो रहा है? ऑफ कॉइल 1 का हो रहा है। किस? विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल 2, कॉइल 2 से कॉइल 1 में घुस रहा है, दैट्स व्हाई M12 is equal to phi 1 by I2। सर हाँ, हम कुछ भी नहीं सुना है, कहाँ से? मतलब मेरा पूरा ये आपका आवाज ही नहीं आ रहा था, डायरेक्ट ब्लैंक हो गया था पूरा। कहाँ से? लास्ट कितना तक सुना था? नंबर ऑफ टर्न्स। ये वाला से नहीं सुना है? ये भी नहीं सुना है, आपका आवाज ही नहीं आ रहा था। कहाँ से? एकदम शुरुआत से? नहीं ये N1 N2। N1 N2 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टू सोलेनॉइड। हाँ हाँ। B2 मतलब क्या होता है? सेकेंड सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट जानते हैं तुम लोग। N2 क्या होता है जानते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड 2। I2 मतलब क्या हो गया? दिस इज करंट फ्लोइंग इन द सेकेंड सोलेनॉइड। N2 मतलब क्या हो गया? कैपिटल N2 बाई L। तुम लोग जानते ही ये। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द इनर सोलेनॉइड क्या होता है? S1 सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज phi 1 इज इक्वल टू B2 AN1, और B2 मतलब क्या होता है? म्यू नॉट N2 I2। पुट कर दिया इसमें। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2, कॉइल 1 का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है कॉइल 2 का वजह से, M12 इज इक्वल टू phi 1 by I2। phi 1 का वैल्यू कितना है? दिस वैल्यू, उसको मैं पुट कर दिया। phi 1 का वैल्यू कितना है? म्यू नॉट N2 I2 डॉट AN1, ये हो गया। और इसका नीचे जब मैं I2 बैठाऊंगा तो क्या हो जाता है? I2 और ये I2 कट जाता है। क्या पड़ा रहता है? ये पड़ा रहता है ना। समझ में आया? यस सर। Yes. किसी का तकलीफ है? सर ये N1 समझ नहीं आ रहा है। कौन सा N1? ये हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स किस में हो रहा है? S1 सोलेनॉइड में हो रहा है। किसका वजह से हो रहा है? B2 का वजह से हो रहा है। सोलेनॉइड 2 का वजह से B2 हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। A हो गया किसका? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ फर्स्ट सोलेनॉइड। N1 क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फर्स्ट सोलेनॉइड। और किसका वजह से हो रहा है? B2 का वजह से हो रहा है।
B2 मतलब क्या हो जाता है, म्यू नॉट N2 I2, हाँ समझ गए सर। और phi 1 मतलब क्या हो गया, दिस बाई I2, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल 2, M12 इज इक्वल टू phi 1 बाई I2, और phi 1 मतलब ये हो गया। इसका नीचे I2 लगाओ तो I2 कैंसिल्ड, सो ये आ जाता है। एनी डाउट प्लीज? सर हाँ बोलो। मतलब हम लोग करंट पास करा रहे S2 से ना? हाँ, S2 से करंट पास कर रहा है, उसका वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो S2 का बनता है। वो कहाँ पे आ रहा है, S1 थ्रू पास हो रहा है। क्या सर और एक बार? S2 जो सोलिनॉइड है उसका थ्रू करंट पास करा रहा है, सो I2 करंट होगा उसका वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा दैट इज B2 होगा। तो वो B2 इज B2 हो गया। सो ये B2 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स किसका थ्रू पास कर रहा है, सोलिनॉइड 1 थ्रू। सोलिनॉइड 1 थ्रू जो बन रहा है, सोलिनॉइड 1 थ्रू जो बन रहा है दैट इज phi 1 B2 A N1 क्योंकि सोलिनॉइड 2 का वजह से तो सोलिनॉइड 1 पे जा रहा है ना। इमेजिन करो मैटर को। हाँ। सो B2 इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट N2 I2 और A N1 हो गया। इसका नीचे क्या होगा, I2। तो I2 और I2 जो कट गया ये बन गया म्यू नॉट N2 A N1। तो इसका मतलब क्या हो गया, N2 जो है इसका मतलब क्या हम लोग जानता है, N2 मतलब हम लोग ऑलरेडी लिख चुका था। हाँ। और ये वाला जो पार्ट है उसको इधर पुट करूंगा, ये N2 का जगह मैं ये पुट कर दिया N2 बाई L पुट कर दिया मैं। हाँ। ये पार्ट क्लियर है, M1 टू क्लियर है? यस सर। किसी का कोई डाउट है बता। नो सर। चला जाओ इसमें। जस्ट उल्टा केस में सिमिलरली B1 किसका वजह से हो रहा है, B1 मतलब मैग्नेटिक फील्ड इन सोलिनॉइड 1। अभी तक हम लोग सोलिनॉइड 2 से सोलिनॉइड 1 में देखा है, सोलिनॉइड 2 से सोलिनॉइड 1 में देखा है, दैट वाज phi 1। तो सिमिलरिटी से B1 जो है, B1 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्या है, सोलिनॉइड 1 का 1 में करंट फ्लो होने का वजह से हुआ है। सोलिनॉइड 1 पे जब B1 बन रहा है दैट इज व्हाट, म्यू Ni, मतलब सोलिनॉइड 1 का नंबर ऑफ टर्न्स, I1 मतलब करंट फ्लो, सो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B1। और B1 मतलब क्या हो गया, N1 मतलब N1 बाई L। समझ में आया? यस सर। यस सर। सो ये N1 मतलब N1 बाई L हो गया। सो दैट मीन्स phi 2 इज इक्वल टू क्या होता है, B1 A N2। B1 का वैल्यू क्या है, म्यू नॉट N1 I1 पुट कर दिया इधर, A रखा है, N2 रखा है, और N1 मतलब क्या होता है, देखो हम लोग लिखा था N1 बाई L, सो N1 बाई L लिख दिया। तो phi 2 इज इक्वल टू ये वाला पार्ट, और M21 क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉइल 1, पहले का ऑपोजिट। इसका नीचे
अगर इसका नीचे एक I1 बैठाओगे, ये phi1 है, इसका नीचे ये वाला पार्ट जो है, मैं बोल रहा इसका नीचे बाई I1 बैठाओगे ना, तो I1 और इन कैंसल्ड हो जाता है, सो क्या पड़ा रहते हैं, इसका नीचे बैठाओ, इसका नीचे बैठाओ, इसका नीचे अगर I1 बैठाओगे क्या होता है, ये I1 और ये I1 कैंसल आउट हो जाता है, बन जाता है ये वाला पार्ट। समझ में आया? यस सर। So that means M12 is equal to M21, दोनों का वैल्यू देखो इक्वल है। तुम अगर M21 देखोगे और पहले जो दिखाया था M12, दोनों का वैल्यू इक्वल है, तो उसको हम लोग M पकड़ लिया। बताओ क्या प्रॉब्लम हो रहा है? किसी का कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है प्लीज? नो सर। सर हाँ बोलो। सर वो M21 में ना हम्म, phi 2 का साथ वो म्यू नॉट N1 I1 A N2 को करने से तो नीचे में I1 नहीं आएगा तो? कौन सा बोल रहे हैं बोलो, ये वाला? हाँ उसका वो ये फॉर्मूला म्यू नॉट N1 I1 वाला म्यू नॉट N1 AN2 वाला। ये वाला? हाँ सर, इसको अगर यहाँ में डाला है बोलने से M21 में तो उनसे I आएगा कि नीचे में I L है क्या? मैं कौन सा बोल रहे हैं, इसको? हाँ हाँ हम इसको डालो ना। N1 मतलब क्या होता है, N1 मतलब स्मॉल N1 मतलब क्या होता है, कैपिटल N1 बाई L होता है ना। अभी इसका नीचे क्या हो गया, इसका नीचे I1 डालो, तो म्यू 2 बाई phi 2 बाई I1, and that is equal to M21 समझ में आया? हाँ हाँ दैट इज M21 होगी। M12 M21 दैट इज इक्वल टू M, दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, कहीं तुम्हारा तकलीफ नहीं है कुछ? नो सर। सो दोनों का वैल्यू सेम है, तो दोनों का वैल्यू मैं इधर लिख रहा है, एक ही वैल्यू है ना, तो इसको लिख रहा है। अगर इसको लिखेगा देखो इसमें इसका पास में और एक L बैठाओ, इसमें तो एक 12 तो था ही इधर और एक L बैठाओ, डॉट ऊपर में भी एक L लेना पड़ेगा कि नहीं? ऊपर और नीचे L लगा दिया। अभी N1 बाई L मतलब क्या होगा, स्मॉल N1, N2 बाई L मतलब क्या होगा, स्मॉल N2। समझ में आया? यस सर। सो दैट मीन्स, और इधर जो A है, ये A का जगह में पाई और 1 को लिख सकते हैं। L का A का जगह में, तो दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल। और इसमें जो बोला है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन लिखा है मैं देखो, and does not matter which one of them function as the primary and which one of them is functioning as the secondary, कोई मैटर नहीं करता है। दिस फैक्ट इज नोन एज द रेसिप्रोसिटी थियोरेम, ये फैक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिप्रोसिटी थियोरेम कहते हैं, राइट?
कोई डाउट किसी का? Can I proceed? Factor of which mutual inductance depends. देखो क्या होता है, ये इक्वेशन देके पता चल जाता है m is proportional to the n1 n2 का multiplication. It is also proportional to the area. It is also proportional to the separation, larger distance between two solenoids. Will be the magnetic flux linked with the, माने डिस्टेंस डिपेंड करता है दोनों के अंदर में। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो m का वैल्यू कमती हो जाता है। ये है रिलेटिव सेपरेशन। जरूरत नहीं थर्ड पॉइंट को छोड़ दो, जस्ट ये फर्स्ट और दोनों को पढ़ो, क्योंकि इसका साथ ये रिलेशन ये करते हैं। तो फैक्टर्स जब अगर बोलेगा तो बोलेगा नंबर ऑफ टर्न्स दोनों का, नंबर ऑफ टर्न्स का प्रोडक्ट, एंड बोलेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया का। ये दोनों पढ़ने से होगा। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? नो सर। No, sir. And the last topic of this chapter, coefficient of coupling. K is called the coefficient of the coupling, that is equal to m by square root of L1 L2. Coefficient coupling of two coils gives a measure of the manner in which the two coils are coupled together. दो ठो coil का two coils gives a measure of the manner in which two coils are coupled together. उसको कहता है coefficient of the coil का वैल्यू। जब दोनों coil क्या होता है, एक दूसरे के साथ कपलिंग करके रहते हैं। If L1 and L2 are self inductances of two coil, M is their mutual inductances, so then the coefficient of coupling is given by this. ये definition को आता है what is the coefficient of coupling, and value of K always 0 to 1 रहते हैं। ठीक है? Any question please? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? No, No, sir.